ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपका यानी इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लैब से आपकी जो यानी आपने जो चीज़ें सीखनी थी और आगे जो आपसे आप कह लेंगे आपकी असेसमेंट होनी है जिसकी बेस वो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम अपने वर्क पीस को लेके आए थे यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के ऊपर। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपने पढ़े थे, इसके ऊपर कौन कौन से प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मिलिंग क्या होती है, वर्टिकल मिलिंग क्या होती है, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन क्या होती है। इसके बाद आपने ये देखा था डाउन मिलिंग क्या होती है, अप मिलिंग क्या होती है। इसके बाद आपको पता चला था यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर जो है ना वो बेस है, कॉलम है, इसका रैम है। उसके बाद जो इसकी टूल पोस्ट यानी जहाँ पे टूल हम लगाते हैं, आर्बर्स होते हैं इसके अंदर। इसमें जो है ना वो कटर्स डिफरेंट टाइप के यूज हो सकते हैं। इसमें प्रोसेस जो है ना वो एंड शेल मिलिंग कटर है, फेस मिलिंग कटर है, साइड मिलिंग कटर है। ठीक है जी। इसके अंदर स्लिटिंग सा हम यूज करके इसमें ग्रूविंग कर सकते हैं, रिसेस मेकिंग कर सकते हैं। इसमें जो है ना वो आप और जो प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं वो आपने देखा था। ठीक है। हमारे पास जो मशीन है ये यानी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है। वर्टिकल मिलिंग मशीन में हेड किस तरफ होता है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में हेड किस तरफ होता है, और स्पिंडल स्पीड हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के। उसके डिफरेंट आपको मैंने बताया था कि चार्ट होता है, चार्ट के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। उनको सेट करने के लिए जो गिवन लीवर होते हैं मशीन के ऊपर वो कैसे यूज करने हैं ये आपने प्रैक्टिकली देखा था। ये बेटा वो चीजें हैं जो आपको रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यानी इसके बारे में एक क्विज रखेंगे और वो क्विज आपका फाइनल क्विज होगा, उसके अच्छे खासे मार्क्स होंगे। तो आपने नेक्स्ट क्लास में जब आना है, बाकी जो स्टूडेंट नहीं है उनको भी बता दीजिएगा कि आपने यानी इन चीज़ों को देख के आना है, तैयार करके आना है, और इनका आपका एक क्विज होगा, उसे हम फाइनल एग्जाम के तौर पे लेंगे। यानी फाइनल एग्जाम के तौर पे जो आपका फाइनल एग्जाम बाकियों का फरवरी में होना है, आपका लैब का फाइनल एग्जाम नेक्स्ट वीक के अंदर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, और इसके अंदर आपने क्या देखा था जी, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के अंदर आपको पता चला इसमें एक कूलेंट के लिए पंप भी लगा हुआ है। उस पंप की रेटिंग क्या है और वो कूलेंट कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है जी। यानी वाटर बेस्ड सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं और नॉन वाटर बेस्ड सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, और लुब्रिकेशन क्यों ज़रूरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम जब भी मशीनिंग का प्रोसेस करते हैं तो लुब्रिकेंट लगाना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है। और ये चीज़ें इसके साथ साथ आपने इसके ऊपर सबसे पहले जो परफॉर्म किया था उसे हम एंड शेल मिलिंग कटर कहते हैं। एंड शेल मिलिंग का प्रोसेस कहते हैं, उसके लिए एंड शेल मिल कटर यूज किया था। उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ आपको पता थे, आपको एक टेबल बनवाया था, उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स थे, उसमें स्पिंडल स्पीड थी, उसमें कटिंग स्पीड थी, उसमें फीड रेट था, फीड पर टूथ था। ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपने वहाँ पे वो सारी कैलकुलेशंस की थी सारे मटेरियल्स के लिए, माइल्ड स्टील के लिए, एल्यूमिनियम के लिए। ये सारी चीज़ें आपने नेक्स्ट टाइम रिवाइज करके आनी है, और ये आपने खुद अपने हाथ से की हुई है मिड से पहले, और प्रैक्टिकली आपने चीज़ों को देखा भी हुआ है। जो चीज़ें हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म कर ली हैं लैब के अंदर, उनकी असेसमेंट के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपोजर शामिल होगा। आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में से भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जो चीज़ें हमने यहाँ पे मिड के बाद सिर्फ थ्योरेटिकली देखी हैं, उनके लिए सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ही इंक्लूड होंगे। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। इसके बाद अगर आप आ जाएं बेटा, तो इसके ऊपर यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के ऊपर ही आपने एक और प्रोसेस परफॉर्म किया था जिसके अंदर आपने स्लिटिंग सॉ को यूज़ किया था, और स्लिटिंग सॉ के ज़रिए से आपने रिसेस मेकिंग या ग्रूविंग का प्रोसेस किया था। आपके वर्क पीस के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक ग्रूव हमने बनाया था। उसकी जो विड्थ थी ग्रूव की वो इक्वल टू द विड्थ ऑफ स्लिटिंग सॉ होती है, और डेप्थ जो है वो आप खुद अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ पासिस जो है ना वो मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द ग्रूव। ये फार्मूला होता है, ये आपको बताया था। अगर फॉर एग्जांपल एक पास के अंदर 2 मिलीमीटर डेप्थ आपने दी हुई है ड्यूरिंग ग्रूविंग, तो उसमें आप जो है ना यानी दो अगर पास लगाते हैं तो टोटल आपकी 4 मिलीमीटर डेप्थ हो जाती है। और विड्थ अगर फॉर एग्जांपल स्लिटिंग सा की 5 mm है, तो आपके ग्रूव की विड्थ भी 5 mm हो जाती है। ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपको बताई गई थी, आपने खुद परफॉर्म की थी। और वर्क पीस को होल्ड करने के लिए आप क्या करते हैं, आपने मशीन वाइस यूज करते हैं, मशीन वाइस के अंदर होल्ड करवाते हैं, पोजीशन करते हैं। पोजीशन करने के लिए आप क्या करते हैं, लीवर्स लगे हुए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए, वर्टिकल मूवमेंट के लिए, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और यानी एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट के लिए लीवर्स मशीन के ऊपर लगे हुए होते हैं, उनको आप यूज करते हैं और मटेरियल को पोजीशन करते हैं। और पोजीशन करने के बाद फिर आप जो है ना कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। मूवमेंट, बेड की मूवमेंट यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के ऊपर 3 तरह से हो सकती है। एक इसमें जो है ना वो हम मैनुअल मूवमेंट कहते हैं, एक को हम ऑटो मूवमेंट कहते हैं, और तीसरी को हम रैपिड मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। इन तीनों का आपको अलग अलग समझा भी दिया था, बता भी दिया था, ये चीज़ें आपने रिवाइज कर लेनी है।
इसके साथ साथ अगर आप देखें बेटा तो आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई थी कि जब आपने वर्किंग करनी है उससे पहले आपने जो है वो मटेरियल को जहन में रखते हुए आपने ये चीज़ निकालनी होती है कि इस मटेरियल के लिए हमें कितनी स्पिंडल स्पीड की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए फार्मूला आपको बताया था n इज इक्वल टू सी एस, यानी कटिंग स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई n डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, इसमें जो आपका यानी पाई डी एन के लिए जो पाई है वो 3.14 आपको पता है। डी डायमीटर होता है, डायमीटर यहाँ पे लेते हैं मिलीमीटर के अंदर, और 1000 से जब डिवाइड होता है तो आंसर मीटर के अंदर आ जाता है। और एन यहाँ पे क्या होता है, एन स्पिंडल स्पीड होती है। ये वो चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जो आपको बार बार बता चुका हूँ और आपके मैनुअल्स के अंदर भी हैं या आपको बताई जा चुकी हैं, तो आपने नोट की होंगी ऑब्वियसली, तो वो आपने सारी चीज़ें रिवाइज करके आनी है। अच्छा, इसके बाद बेटा अगर आपसे बात करें तो आप ड्रिलिंग मशीन के ऊपर गए थे। ड्रिल मशीन में आपने दो मशीन्स देखी थी। सबसे पहले आपके पास पेडिस्टल ड्रिल मशीन थी और उसके बाद आपके पास हाई स्पीड ड्रिल मशीन थी। उनके अपने कैलकुलेशन के लिए फार्मूलाज होते हैं, वो फार्मूलाज आपको बताए गए थे, आपको वर्किंग करवाई गई थी। तो आपने उन फार्मूलाज को, उस वर्किंग को जो है ना रिवाइज करके नेक्स्ट टाइम क्लास के अंदर आना है। इसके बाद अगर आ जाए तो आपको लेथ मशीन के ऊपर ले गए थे। लेथ मशीन के ऊपर आपने क्या प्रोसेस किया था? लेथ मशीन के ऊपर सबसे पहले जो है वो आपको बताया गया था लेथ मशीन की वर्किंग के बारे में, इसके मेन पार्ट्स के बारे में बताया गया था, और आपको इसकी जो है ना वो यानी टाइप्स ऑफ लेथ मशीन के बारे में पढ़ाया गया था। हमारे पास जो लेथ मशीन है ये इंजन लेथ मशीन है। ठीक है, इंजन लेथ मशीन इसे क्यों कहते हैं उसकी भी रीज़न आपको बताई गई थी। ये पहले जो है ना स्टीम इंजन से चलती थी, उसके बाद फिर इसको स्टीम इंजन को रिप्लेस किया मोटर ने, और मोटर के ज़रिए से हम जो मोटर के आउटपुट के ऊपर आरपीएम आ रहे होते हैं उसी को हम जो है ना वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर उन आरपीएम्स को यूज करते हैं। यानी स्पिंडल स्पीड को बढ़ाया या कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द बेल्ट्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन द बेल्ट एंड पुली मैकेनिज्म अटैच्ड अंडर द हेड स्टॉक ऑफ द लेथ मशीन। तो ये सारी चीजें बेटा आपके साथ डिटेल में डिस्कस हो चुकी हैं, आपने इनको रिवाइज करके नेक्स्ट टाइम जो है ना वो क्लास के अंदर आना है। इसके बाद अगर हम देखें तो लेथ मशीन के ऊपर कौन कौन से प्रोसेस परफॉर्म किए थे आपको बताया था। इस पे फेसिंग होती है, इस पे टर्निंग होती है, इस पे शोल्डर टर्निंग होती है, इस पे टेपर टर्निंग होती है। उनके फार्मूलाज आपको बताए थे, आपने मैनुअल के अंदर मजीद उनको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो नर्लिंग का प्रोसेस बताया था। नर्लिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, हर प्रोसेस की रीजन है, कैलकुलेशन है और प्रोसेस परफॉर्म करने का मेथड है। इन तीन चार चीज़ों को आपने हर प्रोसेस के लिए लाजमी देख के आना है। इसके बाद अगर आप आ जाएं तो आपको जो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें कौन सी हमने चीज़ देखी थी, आपको शेपर मशीन के बारे में लास्ट टाइम बताया था। शेपर मशीन किस तरीके से वर्क करती है और इस पे कौन कौन से प्रोसेसेस परफॉर्म किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपने लास्ट टाइम देखी थी। ठीक है जी, ये वो चीज़ें हैं जो हम अच्छे तरीके से इनको डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। और साथ में आपको ड्राइंग भी बताई थी कि आपने खुद ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, ड्राइंग के हवाले से आपको बताया था कि जो आपको ड्राइंग गिवन है उसके अंदर आपने चेंजिंग करनी है अकॉर्डिंग टू योर ओन गिवन वर्क पीस डायमेंशंस, और उसके हिसाब से आपने इसको तैयार करना है और तैयार करके आपने अपने मैनुअल्स के अंदर यूज़ करना है। ठीक है जी, और ये वो चीज़ें हैं जो बार बार आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने लिए ये चीज़ें जो है ना वो बेहतर बना के प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपने यानी ये सारे काम आप कर रहे होते हैं, इसमें आपने ये चीज़ में रखनी है कि जब आपने इसकी रिपोर्ट सबमिट करानी है तो यानी मैं ये चाहूँगा कि आप रिपोर्ट शॉर्ट फॉर्म में बना लें सारे के सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें मैंने आपने पहले भी रिपोर्ट बना के सबमिट करवाई थी। मैंने आपको डिटेल में बता दिया हुआ किस तरह की रिपोर्ट्स मुझे चाहिए, दोबारा बता देता हूँ। आपको मैंने कहा था कि यहाँ से जो डेटा है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। जो आपको यानी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लैब का मैनुअल दिया हुआ है वो आप यूज़ करें। ठीक है, उसमें से डेटा लें और आपने किस तरीके से परफॉर्म करना है उसको, उसकी मैंने कुछ आपकी रिपोर्ट्स चेक भी की थी। एक मिनट मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। बेटा मेरी आवाज आ रही है ना, आप लोग सुन रहे हैं ना यहाँ पे? जी सर आ रही है। हाँ, गुड गुड। अच्छा, ऐसे है कि
सॉरी। अच्छा, आपको ये आपने रिपोर्ट सबमिट कराई हुई है, इसमें जो चीज़ें आपने मैनुअल से ली हैं, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है, वो ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सेम सारे के सारे। लेकिन मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि आपने जो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं वो आपके अपने होने चाहिए, वो कॉपी पेस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर यानी एक लैब रिपोर्ट के बाद कुछ 3-4 क्वेश्चन लिखे हुए उनके आंसर आपने देने थे। और इसके अलावा जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको कहा था कि आपने अपना अपना लिखना है। यानी जब आपने काम किया तो प्रोसीजर स्टेप्स कौन कौन से थे, वो 8-10 स्टेप जो किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने परफॉर्म किए वो आपने खुद लिखने थे। बस ये 2 या 3 चीजें, और जो ड्राइंग बनानी थी वो आपको कहा था कि वो एक ही स्टूडेंट बना के सबको दे दे, नई जो ड्राइंग है, या आपके ग्रुप में से कोई एक बना ले और वो बाकी सबके साथ शेयर कर ले, उसमें कोई मसला नहीं है। तो हर स्टूडेंट ने जो अपना इंडिविजुअल काम करना था उसके अंदर ये था कि आपने अपनी अपनी को देनी है। एक तो क्वेश्चन के आंसर अपने खुद ढूंढ के लिखने हैं और दूसरा प्रोसीजर खुद लिखना है। बाकी सारी चीजें कॉपी करने के लिए मैंने आपको कह दिया था ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, मसले ना हो। ठीक है ना बेटा? तो इसके बाद अगर हम आए और बात करें इसकी, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आज जो हमने प्रोसेस करना है, हमारे पास 2 चीजें हैं जो रहती हैं अभी। एक तो हमारे पास रहता है कास्टिंग का प्रोसेस और दूसरा हमारे पास रहता है वेल्डिंग का प्रोसेस। आज हम ऐसे करते हैं, वेल्डिंग को देख लेते हैं और कास्टिंग को नेक्स्ट टाइम देखेंगे ना। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप सारी चीजें साथ साथ मेरे करते जाएं ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो। आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, आपको स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा, ये बेटा आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। ये कुछ इसमें अपडेट्स करने के बाद मैं ये, अगर आपको जरूरत होगी तो ये दोबारा भी आपको दे सकता हूँ मैनुअल, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 10 के ऊपर हम आ गए हैं। 9 नंबर जो एक्सपेरिमेंट था हमारा, वो हमारा था इससे मुतालिक शेपर के मुतालिक, और ये हमने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब हम आ जाते हैं हमारे वेल्डिंग वाले प्रोसीजर के ऊपर। अच्छा बेटा, ऐसे है कि वेल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एक ऐसी क्लास थी जो हम पहले पढ़ रहे थे। उसमें हम क्या कर रहे थे कि कोई भी अगर आपके पास मेटल का पार्ट है, और या नॉन मेटल भी हो सकता है, जो यानी सॉलिड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होता है और उसकी मशीनिंग की जा सकती है, उसका हम यानी हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसको हम कोई फाइनल शेप देना चाहते हैं तो उसको किसी मशीन के ऊपर लेके जाएं, वहां से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो रिमूव करें, तो जो फाइनल शेप बनेगी वो आपकी यूजेबल शेप है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसे हम मटेरियल रिमूवल प्रोसेस कहते हैं। एक दूसरा प्रोसेस आज से हम शुरू कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं मटेरियल ज्वाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एक बड़ी कैटेगरी है, ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस में मुख्तलिफ तरीके से जो 2 मशीन पार्ट्स हैं उनको आपस में जोड़ने की बात की जाती है। ठीक है, उनको किस तरीके से आपस में जोड़ा जा सकता है, कैसे उनको आपस में यानी मशीन कंपोनेंट के तौर पे बाद में यानी ज्वाइनिंग के बाद हम यूज कर सकते हैं असेंबली के तौर पे। और उसमें फिर 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक परमानेंट असेंबली होती है और एक टेम्परेरी असेंबली होती है। वेल्डिंग की जो टाइप है ये परमानेंट असेंबली के अंदर आती है, यानी 2 पार्ट्स को परमानेंटली आपने ज्वाइन कर दिया, अब उनको अलहदा नहीं किया जा सकता इजीली। ठीक है, और कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप परमानेंटली ज्वाइन नहीं करते, यानी कि आप 2 कंपोनेंट्स को टेम्परेरीली ज्वाइन करते हैं, और जब आपको मेंटेनेंस की जरूरत होती है तो दोबारा इजीली उनको डिसअसेंबल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप स्क्रूड जॉइंट लगाते हैं। ठीक है, आपने 2 कंपोनेंट्स के अंदर होल किया, होल करने के बाद उनमें इंटरनल थ्रेडिंग की, इंटरनल थ्रेडिंग करने के बाद आपने उनके अंदर बोल्ट्स लगा दिए। ठीक है, बोल्ट लगा दिए, नट के जरिए से उनको आपस में टाइट कर दिया, तो वो दोनों आपस में ज्वाइंट रहेंगे तब तक जब तक कि आप उस बोल्ट को वहां से रिमूव नहीं कर देते, लूज नहीं कर देते।
ठीक है। तो ये परमानेंट असेंबली और जो टेम्परेरी असेंबली, इसका डिफरेंस समझ आया आपको बेटा? यस सर। ओके। पार्टिसिपेंट्स हमारे पास 13 है अभी तक, जिसमें से एक मैं ही हूँ, 12 लोग आए हुए हैं आप में से। चले खैर। अच्छा, वेल्डिंग की जो टाइप है इसमें फिर आगे बेटा परमानेंट असेंबली के अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। वेल्डिंग है, ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग है, ये यानी बड़ी बड़ी क्लासेस हैं जो परमानेंट असेंबली के अंदर आती हैं। उनमें से जो एक क्लास है यानी परमानेंट असेंबली की, वो वेल्डिंग है। वेल्डिंग की फिर आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वेल्डिंग है, ठीक है, गैस वेल्डिंग है। गैस वेल्डिंग के अंदर यानी मुख्तलिफ फिर आगे टाइप्स आ जाती हैं। ये बहुत बड़ी क्लास है वेल्डिंग जो है। उसमें जो हमने क्लास देखनी है वो हम देखेंगे SMAW, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। यूनिवर्सिटी में हमारे पास इसका प्लांट भी पड़ा हुआ है। आप आएंगे जब फरवरी के अंदर, तो आपने यानी जो लैब के अंदर, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने CR के साथ टाइम सेट करें और आपने जो है ना वो क्या कहते हैं, ये आके तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं और देखना है कि ये किस तरीके से होते हैं, ताकि आपको पता भी चले। ठीक है। जब तक आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है तब तक मैं नहीं मानता कि आपने लैब की है। इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने खुद अपने तौर पे आना है और आके टाइम लेना है लैब से कि हम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। आपको टाइम देंगे, उसके हिसाब से आपने आके लैब के अंदर ये परफॉर्म करना है। ठीक है ना बेटा? शरोज आ गया? शरोज अभी भी नहीं आया। सर शरोज वो का मुझे बात तो ठीक है, वो जी बात शरोज सर, का तो ठीक मुझे है। ऑनलाइन तो हो गया अभी, ऑनलाइन तो हुआ अभी। हाँ वही मैं भी देख रहा हूँ, मोबाइल उसका ठीक हो गया मुझे लगता है। जी सर। सर अगर तभी हम मतलब एक और सेशन रख लें कि अभी तो आप बता रहे हैं, फिर आप तब समझाएंगे या हम डायरेक्ट परफॉर्म करेंगे? यार परफॉर्मेंस ये होगी। जो अभी का प्रोसेस है ना, ये हम जाया नहीं करें ना। ये हम यानी इस ये मैं आपको जो जी चीजें बता रहा हूँ ये आपने समझनी है अभी। हो सकता है जी बाद में सर। हमारे पास इतना टाइम ना हो कि दोबारा आपको सारी चीजें समझाई जाए। अभी का जो टाइम है समझाने वाला काम तो आराम से किया जा सकता है ना। आप समझें, आपके पास ये जी सामने आपके मटेरियल अवेलेबल है, इसे पढ़ें। इसके जो क्वेश्चन आते हैं, मैं हर दफा आपको कहता हूँ हर क्लास में कि आप पढ़ा करें, पढ़ के जो क्वेश्चन आते हैं वो नेक्स्ट टाइम मुझसे पूछा करें। लेकिन कोई स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। अब मेरा तो इसमें बेटा सर कोई वो कसूर नहीं है ना, मैं तो ईमानदारी से सर वो आपको आपने क्विज अपने का टाइम पे पढ़ा रहा हूँ। क्विज का भी कहा था, वो दोबारा होना है या नहीं? क्विज का क्या, दोबारा ले लें क्विज आपसे? हाँ जी, आपने कहा था ना कि वो मतलब बच्चे भी कह रहे थे कि नहीं सही नहीं हुआ था। सर ने वैसे शुरू में बताया था नेक्स्ट वीक होगा कोई। वैसे नेक्स्ट वीक मैं दोबारा क्विज ले रहा हूँ, ठीक है। वो फिर आपका फाइनल क्विज होगा। वो हम देख लेंगे कि दोनों की एवरेज लेनी है या कल जो नेक्स्ट टाइम होना है वही सिर्फ कंसीडर करना है, वो देखा जा सकता है बाद में ना। जी तो जी आपने नेक्स्ट टाइम पूरी क्लास ने प्रिपेयर होके आना है। अब तक हमने जितना पढ़ लिया है पहली दिन से लेके आज के दिन को शामिल करके, इन सब में से आपका वो क्विज होगा। और उसमें आपका प्रैक्टिकल जो आपने पहले एक्सपीरियंस किया था उसको भी रिवाइज करना है। दोस्तों के साथ बैठ के रिवाइज करें, जैसे जिनके साथ आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, कि क्या क्या चीजें हमने उसके अंदर देखी थी। वो सारी कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम आप आए तो फिर हम उसमें से क्विज रख लेंगे। ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं अपने वेल्डिंग के की तरफ, जो आज का एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है। इसके अंदर आपने जो वेल्डिंग परफॉर्म करनी है वो है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। और शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग SMAW भी से कहते हैं, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ये जो चार वर्ड्स हैं इनमें से हर वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। यानी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का मतलब ये टोटल यानी बनता है कि ये कैसी वेल्डिंग की टाइप है जिसमें आप इलेक्ट्रिक आर्क यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक आर्क क्या होती है कि जब आप करंट पास करते हैं तो करंट पास करते हुए इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है। अगर फॉर एग्जांपल यानी ऐसा सेटअप वेल्डिंग के अंदर हमने यूज किया होता है, ट्रांसफार्मर पीछे लगा हुआ होता है कि हम यानी वोल्टेज बहुत कम कर देते हैं, करंट बहुत बढ़ा देते हैं ना। तो करंट जब बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा करंट जब पास होता है और किसी ऐसी बॉडी में से पास होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस होती है, तो वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। हीट प्रोड्यूस इतनी ज्यादा होती है कि वो उस बॉडी के मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर चली जाती है। फॉर एग्जांपल मेटल है या हम माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट है फॉर एग्जांपल 14, 14.5, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। और हीट इतनी प्रोड्यूस होती है 2200, 2400, 2500 या 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के, वो जितना मेटल लोकलाइज्ड स्टेट में जो है ना, वो जहाँ से करंट गुजर होता है वहां पे उसी टाइम पे वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और उससे क्या होता है कि वो दो मेटल अगर आपस में मिला के उनके अंदर से करंट गुजारा जा रहा होता है तो वो लोकल पोजीशन के ऊपर जो है ना वो उनकी फ्यूजन हो जाती है।
वो मेल्टिंग मोल्टन फॉर्म के अंदर आते हैं। मोल्टन मेटल जो है वो फौरी तौर पे एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाता है और इन्वायरमेंटल जो हमारा लो टेम्परेचर होता है वो बहुत सारी हीट फौरी से वापस अपने अंदर यानी वो हीट ट्रांसफर हो जाती है और वो फिर सॉलिड स्टेट के अंदर फौरी आ जाता है मेटल। ठीक है, लेकिन इसके दौरान क्या होता है, जब मोल्टन स्टेट के अंदर मेटल होता है और इन्वायरमेंट के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन या मॉइस्चर होता है वो मोल्टन फॉर्म के अंदर मेटल के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करता है। अगर फॉर एग्जांपल मोल्टन मेटल को हम ओपन एयर के अंदर रखते हैं तो जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है या मॉइस्चर कंटेंट है वो उस मोल्टन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। और आपको पता है कि मेटल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो आयरन होता है और आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है जिसे हम जंग कहते हैं या आमतौर पे रस्ट कह रहे होते हैं। तो ये रस्ट लगने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं मोल्टन मेटल के केस में, इसलिए हम शील्डेड मेटल इसको कहते हैं कि इसके ऊपर हमने एक ऐसी, जब मोल्टन फॉर्म के अंदर आता है तो हमने जो रॉड यूज कर रहे होते हैं, रॉड के ऊपर आपने देखा होगा एक मिसाला सा लगा होता है, वो मिसाला बेसिकली आयरन ओर होती है और वो जब बहुत ज्यादा हीट होती है तो मोल्टन मेटल के ऊपर आ जाती है। मोल्टन मेटल नीचे होता है, इन्वायरमेंट से बचाता है, इन्वायरमेंट से जो आयरन ओर है ये बचाती है मोल्टन मेटल को। ठीक है, आयरन ओर का काम ये है कि मोल्टन मेटल का इन्वायरमेंट के साथ कनेक्शन डिस्कनेक्ट करे और सेंटर में आ जाए ताकि इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन मोल्टन मेटल के साथ रिएक्ट ना कर सके और आयरन ऑक्साइड ना बने, जिसकी वजह से वेल्ड जो होता है वो स्ट्रांग रहता है और वेल्ड अच्छा लगता है और अच्छा यानी वेल्ड जॉइंट लगने के बाद वो ड्यूरेबल रहता है और उसकी यानी स्ट्रेंथ भी बेहतर रहती है। तो ये यानी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मैं चाहूंगा कि आपको मैं एक वीडियो दिखा दूं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। और एनिमेशन चलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ये आपके साथ यूट्यूब का मेरा ब्राउजर शेयर हो रहा है ना? जी सर। अच्छा ये देखिएगा जरा। ये देखें, ये आपको बता रहा है कि दो मेटल के पीसेस को इकट्ठा रखें और रॉड को इस तरीके से अगर हम लेके आए तो इस तरीके से ये वेल्डिंग का प्रोसेस होता है। और इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोड है, आर्क है और वर्क जॉब है। ये इंपॉर्टेंट इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। पीछे आपका ये देखें, वो आपको दिखा रहा है कि लोकल स्टेट के अंदर हो क्या रहा होता है। इलेक्ट्रोड आपका कंज्यूम हो रहा है और लोकल जगह के ऊपर जो है ना वो मोल्टन मेटल के बाद ये इस तरीके से वेल्ड बीड लग जाता है। सेटअप फॉर द मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आर्क वेल्डिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, क्लैंप होता है, इलेक्ट्रोड लीड होती है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल,